22 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोग मारे गए थे, एक नेपाली सिटीजन भी उसमें शामिल था। आखिरकार देखो इंडिया ने अब उस टेरर अटैक का जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके। 6 और 7 मई की रात को यानी 7 मई अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। ऑपरेशन का जो नाम है ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इस ऑपरेशन सिंदूर में देखो इंडियन एयरफोर्स ने ना राफेल जेट्स का यूज किया और स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स और हैमर स्मार्ट बॉम्ब से डिप्लॉय किए गए इस ऑपरेशन सिंदूर में। और ये ना स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं। स्टैंड ऑफ वेपन्स मतलब इन हथियारों का यूज करने के लिए ना पाकिस्तान एयर स्पेस में जाने की आवश्यकता नहीं है। स्कोप कितना बड़ा था इस ऑपरेशन सिंदूर का, 9 अलग अलग टेरर कैंप्स में 24 साइट्स को टारगेट किया गया है। जैसे देखो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में कोटली में टेररिस्ट कैंप थे, वहां पे स्ट्राइक्स किए गए हैं। पंजाब प्रोविंस में बहावलपुर जगह है, इसके अलावा मुरीद के जगह है, वहां पे भी टारगेट्स किए गए हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बहावलपुर और मुरीद के? बहावलपुर देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है और मुरीद के में लश्कर तोयबा जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर तोयबा का स्ट्रॉन्ग होल्ड है मुरीद के में। इंडियन ऑफिशियल्स ने क्लैरिफाई किया, देखो टेरर अटैक के अगेंस्ट ये इंडिया का कैलिब्रेटेड रिस्पांस था, मतलब हमने जानबूझ के पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को हिट नहीं किया है। और इस ऑपरेशन में 70+ टेररिस्ट मारे गए हैं, 60+ इंजर्ड हुए। इस अटैक के बाद पाकिस्तान का रिस्पांस कैसा रहा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं इंडिया की तरफ से हमारे देश में स्ट्राइक्स करना ये एक्ट ऑफ वार है। देखो पाकिस्तान की तरफ से ना वैसे मिस इन्फॉर्मेशन की एक प्रकार से ना बाढ़ सी आ गई है। पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि हमने कुछ भारतीय सैनिकों को कैप्चर कर लिया है, प्रिजनर ऑफ वार बना लिया है, बाद में वो अपनी स्टेटमेंट से मुकर गए। शुरुआत में पाकिस्तान के मिनिस्टर कहते हैं हमने 5 इंडियन जेट को मार गिराया। यह भी देखो पूरी तरह से फेक इंफॉर्मेशन है। हालांकि देखो द हिंदू ने कुछ समय पहले डाला था कि इंडिया के जो 3 जेट हैं वो इंडिया में ही गिरे हैं, लेकिन जब तक देखो इंडियन ऑफिशियल्स कुछ नहीं बोलेंगे हम किसी बात पे यकीन नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स हम इंडिया के स्टैंड को ही मानेंगे। बाद में द हिंदू ने भी इस खबर को डिलीट कर दिया था। जब से देखो इंडिया ने टेरर कैंप्स पे स्ट्राइक्स किए हैं उसके बाद देखो एलओसी पर तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान की तरफ से काफी हैवी फायरिंग हो रही है जिसकी वजह से एलओसी पर इंडिया के साइड कुछ सिविलियंस की जान गई है। और अगर बात करें थोड़ी थ्योरी देखो ये कहती है, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना वो बार बार एक डॉक्ट्रिन को सपोर्ट करते हैं, डिफेंसिव ऑफेंस। डिफेंसिव ऑफेंस का क्या मतलब है? अगर देखो दुश्मन बार बार आप पर छुप के वार करता है ना, आप उसके घर में घुसो और वार करो ताकि अगली बार फिर वो छुप के वार करने से 100 बार सोचें, छुप कर वार करने से पहले 100 बार सोचें। यह है डिफेंसिव ऑफेंस की स्ट्रेटेजी। हमने पहले भी अपनाई। 2016 में जब उरी अटैक हुआ था तो उसके बाद देखो भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुसी, एक कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और 38 जो आतंकवादी हैं उनको मार गिराया गया। बाद में देखो 2019 में पुलवामा हुआ। पुलवामा के बाद में हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स की और अब एक बार फिर से 2025 में पहलगाम अटैक के बाद में हमने फिर से डिफेंसिव ऑफेंस की स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए इस बार देखो अटैक का जो स्केल है, इस बार जवाब का जो स्केल है काफी बड़ा है। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं देखो वैसे तो इंडिया का रिस्पॉन्स कैलिब्रेटेड था, सेल्फ डिफेंस वाला था। इंडिया का जो रिस्पॉन्स था यूएन चार्टर का भी जो आर्टिकल 51 है ना वो सेल्फ डिफेंस की परमिशन देता है। इंडिया ने जो कुछ किया सेल्फ डिफेंस के लिए किया, लेकिन देखो यहां पे ना एक एस्केलेशन का खतरा है, यानी टिट फॉर टैट का साइकिल स्टार्ट हो सकता है और इसकी तैयारी इंडिया ने पहले से कर ली है। टिट फॉर टैट का साइकिल मतलब जैसे देखो अब पाकिस्तान शर्मिंदगी से बचने के लिए जवाब देना चाहेगा इंडिया को और पाकिस्तान ने जवाब दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया अब चुप करके बैठेगा, इंडिया भी उसका जवाब देगा। तो ये ना एस्केलेशन लैडर बन जाएगा। पाकिस्तान ने जवाब दिया, इंडिया ने जवाब दिया, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर तो इससे ना एस्केलेशन दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन देखो पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है, पाकिस्तान की आर्मी को संदेश देना जरूरी है कि अगर आप इसी प्रकार से आतंकवादियों को स्पॉन्सर करते रहे
तो फिर देखो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अब आप सोच लो, जो कीमत आप चुका रहे हो वो वर्थ है या नहीं है आतंकवाद को सपोर्ट करने की। पानी बंद हो गया, बागलीहाट डैम बंद हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। अब वहां पे लोग इतने सफर करेंगे, खुद पाकिस्तान की जो आर्मी है, क्या वो ये सारी कीमत झेलने के लिए तैयार है आतंकवादियों को सपोर्ट करके? ये पाकिस्तान की आर्मी को अब समझ लेना चाहिए। देखो इस बार इंडिया के पास में इंटरनेशनल सपोर्ट भी काफी है। उरी अटैक का जवाब जब हमने दिया था तो उस समय इतनी सपोर्ट नहीं थी, लेकिन आज के समय में इंडिया के पास में जबरदस्त इंटरनेशनल सपोर्ट है टेरर का जवाब देने के लिए। जैसे देखो इजराइल ने तो फुल सपोर्ट किया, ट्विटर पे उनके जो एम्बेसडर थे उन्होंने बोला। इवन बहुत सारे ऐसे देश हैं, गल्फ कंट्रीज जो पहले कभी पाकिस्तान के मित्र हुआ करते थे, उन्होंने बैलेंस्ड पोजीशन ली है, डी एस्केलेशन की अपील की है। चाइना जैसा जो देश है वो भी रिस्ट्रेंट बरतने के लिए कह रहा है, जो पाकिस्तान का दोस्त है। तो इस बार इंडिया का जो स्टैंड है वो मोरल है। इस बार इंडिया के पास में इंटरनेशनल सपोर्ट काफी ज्यादा है। यहां पे एक एथिक्स की डेफिनेशन, एथिक्स की डायमेंशन भी आती है। एथिक्स में एक थ्योरी आती है, जस्ट वार की थ्योरी। जस्ट वार थ्योरी के अकॉर्डिंग इस केस में ना इंडिया के पास में एक जस्ट काज था पाकिस्तान में टेरर जो कैंप्स हैं उनको हिट करने के लिए। क्या था जस्ट काज इंडिया के पास में? इनोसेंट सिविलियंस की प्रोटेक्शन। मतलब इंडिया के ऑफिशियल्स ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें इंटेलिजेंस मिली है कि वहां से फर्दर टेररिस्ट को इंडिया में भेजा जा सकता है, तो हमने हमारे सिविलियंस की जान बचानी है, तो प्रिएंटिव एक्शन लेते हुए हमने इन साइट्स को हिट किया है। समझ रहे हो? तो ये जो डायमेंशन है इंपॉर्टेंट है, डिफेंसिव ऑफेंस, जस्ट वार थ्योरी, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। डेट आज की देखो 7 मई 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज हम पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, लर्निंग आउटकम को इंप्रूव करने के लिए एक रेगुलेटर की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इन्फ्लुएंस से संबंधित। दोनों इश्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया को एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर की आवश्यकता है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में ना आप सोच के देखिए एक सिनेरियो, एक गांव का स्कूल, वहां पे देखो एक टीचर 5-5 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। कहीं पे फैन है, फैन नहीं है, कहीं पे लाइट नहीं है, बच्चे रो रहे हैं गर्मी से, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एक और स्कूल देखिए, बिल्डिंग पूरी है, स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है, स्मार्ट बोर्ड भी है, लेकिन जब बच्चों से पूछा गया अकबर कौन था, तो फिर वो जवाब देते हैं एक्टर। ये देखो कोई काल्पनिक कहानी या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ये रियल इंडिया है, जहां पर देखो इनपुट तो है। आप पूछोगे सर इनपुट का क्या मतलब है? इनपुट मतलब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इनपुट मतलब यूनिवर्सल इनरोलमेंट के हम करीब हैं। बट अगर आप पूछोगे लर्निंग आउटकम कैसी है, लर्निंग आउटकम देखो बहुत कम है। यूनेस्को के द्वारा ना एक बात बोली जाती है, अगर देखो 10 साल का बच्चा एक बेसिक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पाए ना, तो आप समझ जाओ कि पूरा जो सिस्टम है वो फेल हो गया है। सिस्टमेटिक ढंग से ये पूरा इशू मैं आपको समझाता हूं, पॉइंट निकाल के, ताकि आप आंसर्स में यूज कर सको। पॉइंट देखो मैं जानबूझ के निकालता हूं, मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं क्यों नए पॉइंट्स निकालूंगा, क्यों इतनी मेहनत करूंगा। सोच के देखो, मैं तो 19 स्लाइड से पढ़ा देता, मेरा क्या जा रहा था। बट मैं देखो हमेशा आपको बोलता हूं, मुझे खुद से अंदर से फील ना आए कि यार यूज हो रहे हैं पॉइंट्स, मतलब लर्निंग आउटकम वाला आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं भी तो लर्निंग आउटकम पे फोकस करना चाहूंगा ना, कि एस्पायरेंट्स आज के डिस्कशन से क्या सीख के गए हैं, क्या यूज कर पाते हैं। ऐसा तो नहीं वो इन स्लाइड से उनको सारा इशू उनको समझ तो लिया, मजा भी आ गया, लेकिन वो आंसर्स में यूज नहीं कर सके, प्री में उसकी सहायता से क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सके, तो इसका मतलब फिर मेरा जो पर्पज है वो पूरा नहीं हुआ। समझ गए? इसीलिए फिर मैं ये पॉइंट्स निकालता हूं ताकि आप यूज कर सकें। तो कहां पे थे हम? 2019 तक देखो इंडिया का लर्निंग पॉवर्टी जानते हो कितना था? 2019 तक इंडिया का लर्निंग पॉवर्टी था 55%, और पेंडेमिक के बाद यानी महामारी के बाद ये बढ़ के हो गया 70%। यानी 10 में से 7 बच्चे अखबार का टुकड़ा तक नहीं पढ़ पाते। और ये सिर्फ देखो नंबर नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन का फ्यूचर क्राइसिस है। गैप कहां पे है? आप देखो पब्लिक स्कूल्स का एग्जांपल लीजिए। पब्लिक स्कूल्स यानी सरकारी स्कूल्स, पब्लिक स्कूल में आप देखोगे क्या है, फ्री है, फीस नहीं लगती।
लेकिन सरकार ऐसे ट्रीट करती है पब्लिक स्कूल्स को जैसे ये चैरिटी की तरह हैं, जैसे ये चैरिटी की तरह है। अकाउंटेबिलिटी कुछ है नहीं, बिल्कुल जीरो अकाउंटेबिलिटी। कोई पूछने वाला नहीं है कि बच्चा स्कूल में गया था, सरकारी स्कूल में, क्या सीख के आया, क्या सीख के नहीं आया। दूसरी तरफ अब आप एग्जाम्पल लीजिए प्राइवेट स्कूल्स का। प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है? प्राइवेट स्कूल्स देखो ओवर रेगुलेटेड हैं, मतलब कि उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे लैंड कितना चाहिए, कितना लैंड आपके पास में है, टॉयलेट का साइज क्या है, टीचर के पास में बीएड है या नहीं है। इस प्रकार के अनेकों क्वेश्चंस प्राइवेट स्कूल से पूछे जाते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी क्वालिटी कैसी है एजुकेशन की, रिजल्ट कैसा है एजुकेशन का, उसका कोई रेगुलेशन नहीं है। रिजल्ट क्या निकलता है इस प्रकार के रेगुलेशन का? स्कूल सिर्फ देखो पेपर वर्क कर रहे हैं और सिखाना भूल गए हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है, आयरनी है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की। इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है एजुकेशन में, पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई में कोई इनोवेशन नहीं हो रहा है। आज भी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि मुझे तो स्कूल में ऐसे पढ़ाया गया था कि टीचर बोलती एक स्टूडेंट को कि आप चैप्टर रीड कीजिए। इस प्रकार से कुछ देर एक बच्चा रीड करता, फिर अगला बच्चा रीड करता, और इस प्रकार से पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता। यानी टीचर ने क्लास में आके एक शब्द भी नहीं बोला, बच्चों ने रीड किया और टीचर ने कुछ क्वेश्चंस करवाए और ये पढ़ाई हो गई। इस प्रकार से मतलब मैंने एजुकेशन हासिल की थी। और ऐसा नहीं, कुछ टीचर्स अच्छे भी थे, पूरी अपनी जान झोंक देते थे। टीचर्स क्या करें, कल्चर ही ऐसा डेवलप है। तो उसके बाद देखो वर्ल्ड बैंक का एक रैपिड मॉडल आता है। वर्ल्ड बैंक ने एक रोड मैप तैयार किया था, एक मॉडल दिया था, रैपिड मॉडल। रैपिड में ना हर एक जो करेक्टर है ना, इसका मतलब है आर है, क्या है, हर एक बच्चे तक पहुंचो, रीच एवरी चाइल्ड। फिर ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है एसेस रेगुलरली, रेगुलरली एसेस करो बच्चा क्या सीख रहा है। पी का मतलब है प्रायोरिटाइज फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स जैसे राइटिंग, मैथ, रीडिंग, इन सब पे फोकस करो। आई है, आई का क्या मतलब है? इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स वगैरह जो हैं इनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करो। सबसे लास्ट में डी, डी का मतलब है साइकोलॉजिकल सपोर्ट डेवलप करो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन देखो राइटर बोलते हैं ग्राउंड रियलिटी ये है, इंडिया ऑलमोस्ट हर एक इंडिकेटर पे फेल करता है। इनरोलमेंट है बट बच्चों का असेसमेंट नहीं है। फंडामेंटल टीचिंग वीक है, तभी तो 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास के क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाता। साइकोलॉजिकल हेल्थ नहीं, डिस्कशन भी नहीं होता बच्चों के मेंटल सपोर्ट, इन सब चीजों पे। तो राइटर बोलते हैं देखो चाणक्य ने ना एक बात बोली थी, पानी में मछली पानी पीती है या नहीं पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। एथिक्स में हम इस कोड का यूज करते हैं कि वो ऑफिशियल्स जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जैसे टैक्स रेवेन्यू की फॉर एग्जांपल, कब वो पैसा चोरी कर लें पता नहीं लगता, जैसे मछली कब पानी पी जाए पता नहीं लगता। वही हाल देखो सरकारी सिस्टम का है, कौन काम कर रहा है दिखाई नहीं देता, कौन पैसे खा रहा है कुछ पता नहीं लगता। तो यही होता है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम में। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम मतलब सरकार ने काम दे दिया लेकिन स्कूल्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन उठता है इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक रेगुलेटर होना चाहिए जिससे स्कूल्स को डर लगे, जो देखे कि लर्निंग आउटकम क्या है, बच्चा क्या सीख के जा रहा है। देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने ना प्रपोज किया था ऐसी ही एक अथॉरिटी, SSSA, यानी कि स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। क्या? स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ये देखो यहां पे काम क्या होगा इस अथॉरिटी का? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये प्रपोज किया था हर स्कूल की क्वालिटी चेक करना, लर्निंग आउटकम, हर स्कूल में लर्निंग आउटकम कितनी है, बच्चा क्या सीखा है उसको रेट करना और सारे डेटा को पब्लिक करना। एग्जाम्पल दिया जाता है चिली का, एक छोटा सा देश है चिली, लेकिन वहां का एजुकेशन रेगुलेटर काफी अच्छा है। रेगुलर स्कूल रेटिंग दी जाती है, पब्लिक रिपोर्ट्स को ट्रांसपेरेंट किया जाता है, पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। तो इस रेगुलेटर की वर्किंग की वजह से ना स्कूल्स ने इंप्रूवमेंट की है। तो इंडिया भी चिली का ये मॉडल अपना सकता है। और इसके लिए लेकिन ये जो अथॉरिटी है ना,
स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जिसका काम होगा हर स्कूल की क्वालिटी चेक करना, लर्निंग आउटकम को रेट करना, रेटिंग देना और सारा डेटा पब्लिक करना। तो इसके लिए इस अथॉरिटी को इंडिपेंडेंस देनी होगी, इस अथॉरिटी को एम्पावर करना होगा। और राइटर बोलते हैं सिर्फ रेटिंग से काम नहीं चलेगा कि हाँ SSSA ये जो अथॉरिटी है रेट कर दे अलग अलग स्कूल्स को, बल्कि फाइनेंशियल इंसेंटिव भी होना चाहिए। जैसे 15वें फाइनेंस कमीशन ने ना 4800 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं स्टेट्स के एजुकेशन आउटकम को इंप्रूव करने के लिए। NEP ये कहता है आप ये जो अथॉरिटी है ना SSSA जो स्कूल को रेटिंग देगी, इसकी रेटिंग को ना पैसों से लिंक कर दो कि जिस स्कूल को अच्छी रेटिंग मिलेगी उसको इतना पैसा मिलेगा। तो स्कूल्स के बीच में ना एक हेल्दी कंपटीशन पैदा हो जाएगा अपनी रेटिंग इंप्रूव करने का, ताकि ज़्यादा पैसा ग्रांट के तौर पे हासिल किया जा सके। समझ गए? जो स्कूल परफॉर्म करेगा उसको ज़्यादा फंड मिलेगा और इससे ना एक फीडबैक लूप बन जाएगा। परफॉर्मेंस दोगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो स्कूल बेटर होंगे, स्कूल बेटर होंगे तो और बेहतर परफॉर्मेंस होगा तो और ज़्यादा पैसा, ये साइकिल चल पड़ेगा। फिर देखो इसके बाद में ना टेक्नोलॉजी की बात की जाती है। टेक्नोलॉजी का भी अच्छा खासा यूज़ करना जरूरी है। जैसे आधार UIDAI की मैपिंग की जा सकती है, बच्चे किस स्कूल में है ये ट्रैक करो। इसके अलावा NDEAR नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर ये प्रिडिक्टिव इंसाइट्स दे सकता है कहाँ पे लर्निंग गैप है। इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है ना, तो फिर देखो कंप्लायंस बर्डन कम हो जाएगा स्कूल्स के ऊपर। फोकस किस पे हो जाएगा? लर्निंग पे। अभी तो स्कूल सिर्फ पेपर वर्क करते रहते हैं, लर्निंग पे उनका फोकस नहीं है। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने टेक्नोलॉजी में जो हम इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, महारत हासिल की है, वो ये सारे रिफॉर्म्स हैंडल कर सकते हैं। और स्कूल को सिर्फ कहा जाए कि आप फोकस कीजिए सिर्फ लर्निंग की, बच्चों के लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करने पे। बट देखो कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं? राइटर बोलते हैं देखो कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बॉडीज को ही SSA डिक्लेयर कर दिया है। मतलब विल नहीं है कुछ भी नया करने का, पहले कोई बॉडी होगी उसी को बना दिया SSSA। रिजल्ट बायसनेस है, क्योंकि ये बॉडी इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑलरेडी किसी बॉडी को SSA डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वो स्कूल्स के अगेंस्ट रिपोर्ट देगी नहीं, क्योंकि इससे सरकार की इमेज खराब होती है। तो इससे बायसनेस, करप्शन, इनएफिशिएंसी ये सब बढ़ा है। और बहुत सारे स्टेट्स ने SSSA को ना रिटायरमेंट का अड्डा बना दिया है। मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स रिटायर हुए उनको बस यहाँ पे डाल दिया और ठंडे बस्ते में है बॉडी। एक रिसर्च पेपर आया ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन से। इस रिसर्च पेपर में ये कहा गया रेगुलेटर जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है ना, मतलब सरकार का जिन रेगुलेटर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस है, वो फिर लर्निंग आउटकम इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सरकार के खिलाफ कभी अपनी रिपोर्ट देंगे ही नहीं कि हाँ स्कूल की हालत खराब है, इससे तो रूलिंग पार्टी को लोग वोट नहीं देंगे। वो सब अच्छा बोलेंगे ताकि रूलिंग पार्टी की इमेज अच्छी हो। इसलिए एजुकेशन रेगुलेटर को ना ऑटोनमी देना जरूरी है। लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये बोला जाता है, पब्लिक एजुकेशन को आप चैरिटी मत समझो और प्राइवेट एजुकेशन को आप बिजनेस मत समझो। दोनों, पब्लिक एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन, दोनों एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की है? नेशन को बिल्ड करने की। अगर एजुकेशन रेगुलेटेड नहीं होगा अच्छे से, तो देखो अमीर लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ट्यूशन वगैरह लगा लेंगे, लेकिन गरीब जो है वो ट्रैप में फंसते चले जाएंगे, इनइक्वालिटीज और ज्यादा बढ़ेंगी। एक अच्छी बात बोली जाती है, नेशन का फ्यूचर जो है वो क्लासरूम्स में लिखा जाता है, और वॉचडॉग जब तक देखेगा नहीं कि क्लासरूम में क्या चल रहा है, और वॉचडॉग के पास टीथ नहीं होंगे यानी एक्शन लेने की पावर नहीं होगी, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, डिजिटल इन्फ्लुएंस से बढ़ते रिस्क के बारे में है। डिजिटल इन्फ्लुएंस से बढ़ता रिस्क, यह आर्टिकल देखो काफी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है, क्योंकि आज हर दूसरा बंदा इन्फ्लुएंसर बन गया है या फिर किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में है। आप सिलेबस में ना GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले सीधी बात, डिजिटल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिजिटल इन्फ्लुएंस? मतलब देखो ये होता है किसी पर्सन के ऑनलाइन कंटेंट से आपके डिसीजन का प्रभावित होना। जैसे एक इन्फ्लुएंसर बोलता है ये फेस वॉश यूज करो, आप उस इन्फ्लुएंसर पे ट्रस्ट करते हो, फेस वॉश को खरीद लेते हो, बस यही है इन्फ्लुएंस।
मतलब बिना मिले बिना जाने सिर्फ आपने उस इन्फ्लुएंसर की बातों में आके उस फेस वॉश को परचेज कर लिया, तो ये क्या है? ये डिजिटल इन्फ्लुएंस है। जैसे देखो ये लोग हैं जिनके बहुत बहुत व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जैसे कैरी मिनाती है, कोमल पांडे हैं। ये इन्फ्लुएंसर एक पोस्ट कर देते हैं, लाखों की ऑडियंस तुरंत रिएक्ट करती है उस पोस्ट पर, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड हो या फिर किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, इलेक्शन से रिलेटेड हो। तो ये क्या है? ये डिजिटल इन्फ्लुएंस है। आजकल तो देखो एक और चीज काफी सुर्खियों में है, डी इन्फ्लुएंसिंग। नया ट्रेंड आया ये डी इन्फ्लुएंसिंग। मतलब इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं ये प्रोडक्ट मत खरीदो, बेकार है। ऊपर से देखने में ये लगता है कि शायद कंज्यूमर को सिखाने वाला काम कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर, बट देखो असली में ये लोग अपने इस प्रकार के टाइटल से ना, ये प्रोडक्ट मत खरीदो, बेकार है, सेंसेशनल कंटेंट बेचते हैं। मतलब व्यूज के लिए वो इस प्रकार के टाइटल बनाते हैं, ये प्रोडक्ट मत खरीदो, बेकार है, ताकि ज्यादा व्यूज आए, कंटेंट ज्यादा वायरल हो। एक बार एक इन्फ्लुएंसर ये बोलता है XYZ ब्रांड का जो प्रोटीन पाउडर है वो लीवर को डैमेज करता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये प्रूव हुआ है मेडिकली कि XYZ प्रोटीन पाउडर जो है वो लीवर को डैमेज करता है? आंसर है नो। मतलब बिना किसी मेडिकल प्रूफ के इन्फ्लुएंसर ने वीडियो डाल दी उस प्रोटीन पाउडर के अगेंस्ट, सिर्फ और सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए। तो ये है डी इन्फ्लुएंसिंग। मतलब देखो यहां पे ना इंटेंट मैटर करती है। अगर सच में आप एजुकेट कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर सिर्फ व्यूज चाहिए और व्यूज के लिए आप मैनिपुलेट कर रहे हो नेगेटिव हेडिंग देके, क्योंकि नेगेटिव हेडिंग्स पे ज्यादा व्यूज आते हैं, आपको भी पता है। देखो आज के समय में ना सोशल मीडिया का सबसे बड़ा ये इशू हो गया है मिस इन्फॉर्मेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 की रिपोर्ट कहती है भारत जो है वो देखो दुनिया के उन 5 देशों में आता है जो मिस इन्फॉर्मेशन से देखो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। इंडिया क्यों टॉप 5 में आता है? क्योंकि देखो हमारे देश में 75 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं, हर घर में यूट्यूब है, हर हाथ में रील है, AI टूल से आजकल लोग वायरल वीडियो बना रहे हैं, फैक्ट चेक करने वाले लोग कम हैं। तो इन सब रीजंस के कारण ना इंडिया ज़्यादा वल्नरेबल है। आप कोविड की महामारी के दौरान देखो व्हाट्सएप पे बाढ़ आ गई थी मिस इन्फॉर्मेशन की। कुछ लोगों ने बोला स्टीम लेने से वायरस मर जाता है, डॉक्टर्स ने बार बार बोला कोई प्रूफ नहीं है, बट फिर भी लोगों ने बोला कि नहीं स्टीम लेने से मरेगा। कुछ लोगों ने अपने घर के अंदर सोना बना दिया, मतलब स्टीम लेने वाला पूरा बाथरूम तैयार कर लिया, जैसे होटल्स में कई बार होता है। इवन लांसेट जैसे जर्नल्स ने भी क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ स्टीम लेने से वायरस मर जाता है। बट सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो क्या है? इन्फ्लुएंसर कोई वीडियो बनाते हैं ना तो उस पर लाखों व्यूज आते हैं। अब कैरी मिनाती जो वीडियो बनाएंगे उस पर करोड़ों व्यूज आएंगे, अरबों व्यूज आएंगे। बट अगर कोई डॉक्टर वीडियो बनाएगा, लांसेट जैसे जो जर्नल है रिस्पेक्टेड, वो वीडियो बनाएंगे, उस पर थोड़ी ना व्यू आएंगे, उस पर 1000 व्यू आ जाएंगे, 2000 व्यू आ जाएंगे, ज़्यादा व्यू नहीं आते। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो हमारे देश में ना वैसे आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लोज ए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच से संबंधित है, बट भैया आर्टिकल 19 सेक्शन 2 भी एक बात बोलता है, फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। अगर कोई किसी का डिफेमेशन नहीं कर सकता फ्रीडम के नाम पे, पब्लिक ऑर्डर नहीं डिस्टर्ब कर सकता, मोरालिटी नहीं क्रॉस कर सकता। तो ये सब एक्सेप्शंस हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर्स गलत फ़ायदा उठाते हैं। बाबा रामदेव ने काफ़ी एक गलत चीज़ की थी। बाबा रामदेव ने ना अपना वो रूह अफ़जा वाला प्रोडक्ट बेचने के लिए, शरबत बेचने के लिए सामने वाली कंपनी को बोल दिया था कि रूह अफ़जा जो कंपनी है वो शरबत जिहाद कर रही है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी कि भाई तुम क्या बोल देते हो यार, खुद तो सोच लिया करो। फिर देखो पॉइंट आता है आईटी एक्ट का। हमारे देश में आईटी एक्ट का सेक्शन 66 एंड सेक्शन 67 ये सेक्शंस बोलते हैं फेक या फिर अश्लील कंटेंट पोस्ट करने पे ना 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा देखो सेबी ने भी रूल्स पब्लिश किए 2024 में, जो इन्फ्लुएंसर नहीं है
जो फाइनेंस से संबंधित कंटेंट पोस्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, सेबी ने इनको अप्रूवल नहीं दिया है, फिर भी ये स्टॉक एडवाइस देते रहते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, फिर भी स्टॉक एडवाइस देते हैं। 2024 में क्या हुआ, एक यूट्यूबर ने ना पेनी स्टॉक्स को प्रमोट कर दिया। पेनी मतलब बहुत कम रेट वाले जो स्टॉक्स होते हैं, घटिया कंपनी होती हैं, उनको प्रमोट कर दिया, हजारों लोगों ने पैसा लगा दिया। तो सेबी ने फिर उस यूट्यूबर को, उस प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा कि तुम गलत कर रहे हो, बैन कर दिया था सेबी ने। अब राइटर बोलते हैं सबसे बड़ी चिंता की बात जानते हो क्या है? अच्छा, एक पॉइंट रह गया यहाँ पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला, ये पीछे वाला। हाँ देखो, वैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट ने ना इन्फ्लुएंसर्स को भी कंज्यूमर लायबिलिटी में डाल दिया था। मतलब अगर किसी सेलिब्रिटी ने गलत प्रोडक्ट को इंडोर्स किया और उससे नुकसान हुआ, तो फिर देखो उस सेलिब्रिटी की भी जिम्मेदारी होगी, उस इन्फ्लुएंसर की भी जिम्मेदारी बनेगी। इस एक्ट का जो सेक्शन 21 है वो क्या करता है, वो करता है मिसलीडिंग एड इज इक्वल टू पेनल्टी प्लस पब्लिक एपोलॉजी प्लस बैन। मतलब अगर किसी ने मिसलीडिंग ऐड की तो फिर क्या होगा, पेनल्टी लगेगी, पब्लिक में माफी मांगनी पड़ेगी और बैन कर दिया जाएगा। 2022 में जैसे एक एक्टर ने ना फेयरनेस क्रीम प्रमोट की थी और वो फेयरनेस क्रीम साइंटिफिकली अनअप्रूव्ड थी, तो ASCI जो एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट करती है ना, इन्होंने नोटिस भेजा और एड को बैन करवा दिया था। इसके बाद देखो बारी आती है हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स की। सबसे ज्यादा रिस्क तो इन्हीं हेल्थ इन्फ्लुएंसर से है। देखो, हेल्थ की रील्स देख के ना लोग मेडिसिन छोड़ देते हैं। अब कई जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर है ना, कैसी कैसी रील्स डालते हैं, जैसे आप ये प्रोडक्ट यूज कीजिए, इससे कैंसर नहीं होगा, या फिर ये प्रोडक्ट मत यूज कीजिए, इससे कैंसर हो जाएगा। बट देखो, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला एक केस था, जिसमें देखो कोर्ट ने ये बोला कि ये मेडिकल एडवाइस जो है वो सिर्फ जो क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स हैं वो दे सकते हैं। इसलिए इंटरनेट पे कोई भी हेल्थ एडवाइस देता है तो उसे अपनी क्वालिफिकेशन बतानी होगी कि भाई मेरी ये क्वालिफिकेशन है और मैं ये एडवाइस दे रहा हूं। बट देखो, जजमेंट तो आ गया, लेकिन इसे ना फॉलो नहीं किया जाता, ये दिक्कत है। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे आप रील्स देखोगे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, बनाना का यानी केले का जो छिलका है उससे डिप्रेशन दूर होता है। क्या क्लिनिकल प्रूफ है इस चीज का? लेकिन उस रील के आ गए 10 मिलियन व्यूज। अब WHO या फिर एम्स जैसे संस्थान जो हैं, अगर क्लैरिफिकेशन डालेंगे कि भैया केले के छिलके से डिप्रेशन नहीं दूर होता है, तो उसके थोड़ी ना व्यू आएंगे। क्लैरिफिकेशन कभी होता ही नहीं है, बस नेगेटिव चीजों के व्यूज धड़ाधड़ आ जाते हैं। और कई बार जो ये इन्फ्लुएंसर है ना, कैसे मैनिपुलेट करते हैं जनता को, कई बार तो वो देखो आधे अधूरे फैक्ट बताते हैं। मतलब सिर्फ ऐसे फैक्ट चूज करते हैं जिनसे उनका एजेंडा सर्व होता है, जिससे वो मैनिपुलेट कर सकें, आधी सच्चाई छुपा लेते हैं। कई बार इमोशनल अपील की जाती है कि देखो मेरी मदर को कैंसर हो गया था, तो उस समय ये सिचुएशन हुई, इस चीज़ ने काम किया। तो इमोशनल अपील इन्फ्लुएंस करती है जनता को। कई बार वो फेक फोटोज यूज करते हैं बिफोर एंड आफ्टर की, जैसे ये तेल लगा लो, इससे आपके बाल ठीक हो जाएंगे, पहले मेरे बाल ऐसे थे अब ऐसे हो गए। वो फेक होती हैं कई बार फोटोज। कई बार वो भारी भरकम साइंटिफिक वर्ड्स को यूज करते हैं सिर्फ ऑथेंटिक लगने के लिए, लेकिन कोई साइटेशन यूज नहीं करते कि किस पेपर ने बोला है, किस पेपर ने इस चीज को जस्टिफाई किया है, क्लिनिकल प्रूफ कहां है, ये सब चीजें नहीं दिखाई जाती। अब इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, जब भी देखो इस प्रकार के कंटेंट आते हैं ना, तो फिर जनता ये नहीं पूछती कि कौन बोल रहा है, लोग पूछते हैं कितना वायरल है। लोग कहते हैं इतने व्यूज हैं, लोग देख रहे हैं, पागल थोड़ी है। जबकि देखो जो फैक्ट चेक वाले होते हैं ना, वो हमारे देश में कम हैं। और जैसे मैंने बताया, फैक्ट चेक वाले फैक्ट चेक भी करेंगे तो उस पर व्यू नहीं आते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कंज्यूमर्स की एजुकेशन। ब्रांड्स को ना एड से पहले समझाना होगा कि प्रोडक्ट सेफ है या नहीं है। प्लेटफॉर्म्स की भी अकाउंटेबिलिटी बनती है, जैसे यूट्यूब, इंस्टा, इन सब को चेक करना होगा कि कोई फेक कंटेंट तो वायरल नहीं हो रहा है। फिर देखो सेबी जैसे जो संस्थान है, उनको भी ऐसे इन्फ्लुएंसर जो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं उनको पब्लिकली ब्लैकलिस्ट करना होगा, ताकि एक डर पैदा हो इन्फ्लुएंसर्स में, लोग अलर्ट हो जाएं।
और जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर हैं उनका तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि हाँ तुम हेल्थ इन्फ्लुएंसर हो, तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में होनी चाहिए। देखो डिजिटल इंडिया में इन्फ्लुएंस सिर्फ एक पावर नहीं है, ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो इन्फ्लुएंसर्स को समझनी होगी। अब देखो इस पूरा आर्टिकल को मैंने पॉइंट में निकाला तो था, लेकिन फ्लो में वहीं पे समझा दिया, लेकिन मैं आपके साथ में शेयर कर लूँगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने निकाल रखे हैं, फ्री स्पीच वर्सेस हार्मफुल स्पीच, ये वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला पॉइंट, सेबी वाला पॉइंट, और हेल्थ कंटेंट में मिस इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, सारे पॉइंट्स हैं सिस्टमेटिक ढंग से, ये मैं आपको दे दूंगा। और जैसा शुरुआत में बताया, PDF आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पे, सुमित रेवरी वाला जो चैनल है वहाँ पे। अब चलते हैं आगे। इसके बाद जल्दी से आप ना केस स्टडी देख लीजिए। केस स्टडी देखो ये है, सिविल सर्वेंट की 2 इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस। अब देखो जिन सिविल सर्वेंट्स के पास में ये वैल्यू होती है ना, उनको किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन माना जाता है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। लेकिन कई बार ना अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त सिविल सर्वेंट्स ना बोनाफाइड मिस्टेक कर देते हैं। बोनाफाइड मिस्टेक मतलब जानबूझ के उन्होंने गलती नहीं की लेकिन हो गई। अब उस गलती से उन्हें कोई पर्सनल फायदा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ऑफिसर को कई बार जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है उस गलती के लिए। समझ रहे हो? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल इसमें नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। सोचो एक ऑनेस्ट IAS ऑफिसर है, उसने ना प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक कर दिया, मतलब सारे जो फाइल रिलेटेड अप्रूवल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो फॉलो किए और जल्दी से प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक कर दिया। लेकिन 3 साल बाद पता चला कि उस प्रोजेक्ट से ना कुछ नुकसान हो गया, तो मीडिया ने ना चिल्ला चिल्ला के स्कैंडल बोल दिया, केस चला उस ऑफिसर के अगेंस्ट, इंक्वायरी हुई और ऑफिसर को जेल में जाना पड़ा। लेकिन क्या उस ऑफिसर ने कुछ पर्सनल फायदा उठाया? नहीं। क्या उसका इंटेंशन गलत था? नहीं, इंटेंशन बिल्कुल सही था। बोनाफाइड मिस्टेक है, मतलब मिस्टेक हो गई, अदरवाइज उसका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं था, उसने ऑनेस्ट इंटेंशंस के साथ काम किया। तो देखो ऐसी ही गलतियों के लिए क्या सिविल सर्वेंट्स को सजा मिलनी चाहिए? अगर ऐसा होगा तो फिर सिस्टम का क्या होगा? ये पूरा केस स्टडी है। अब लास्ट में ये पूछा गया है कि इस ट्रेंड से सिविल सर्विसेज की फंक्शनिंग कैसे प्रभावित होती है और क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ऑनेस्ट जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको बोनाफाइड मिस्टेक्स के लिए, यानी गलती से जो गलती हो गई है उसके लिए उनके अगेंस्ट केस ना चले। तो आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है 250 वर्ड्स में। समझ गए? अब सोचो एक बारी, क्या लिखोगे इस केस स्टडी में? आप देखो ये लिख सकते हो, सिविल सर्वेंट्स का काम शुरू में बता सकते हो इंट्रोडक्शन में कि सिविल सर्वेंट करते क्या हैं, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, गवर्नेंस की मशीनरी चलाते हैं, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स को ग्राउंड पे लेके जाते हैं और इलेक्टेड लीडर्स को पॉलिसी बनाने में सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे काम किसके हैं? डायरेक्ट तौर पे सिविल सर्वेंट्स के हैं। तो उनके डिसीजन से डायरेक्ट असर किस पे होता है? पब्लिक पे होता है। और उनकी जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उनकी जो न्यूट्रलिटी है, सिस्टम की बैकबोन है। तो ये सारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो। लेकिन पहला जो क्वेश्चन था कि सिविल सर्वेंट्स को गलत ढंग से अगर प्रोसिक्यूट किया जाए तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होता है? पहला पॉइंट है पॉलिसी पैरालिसिस। तो फिर तो देखो सिविल सर्वेंट्स पॉलिसीज पे डिसीजन ही नहीं लेंगे, मतलब ऑफिसर्स का जो डर है वो बढ़ जाता है, फिर ऑफिसर्स डिसीजन लेना बंद कर देते हैं। जैसे UPA हैकिंग के दौरान स्कैम सामने आए थे, तब ब्यूरोक्रेट्स डिसीजन नहीं ले रहे थे। फिर देखो हरासमेंट होता है ऑनेस्ट ऑफिसर्स का। ऑनेस्ट ऑफिसर्स को कई बार ना पॉलिटिकल या फिर ब्यूरोक्रेटिक दुश्मनी की शिकार होना पड़ता है। बेसलेस जो कंप्लेंट्स हैं वो बढ़ जाती हैं, उनकी वजह से इंक्वायरी, सस्पेंशन, ये सब होता है। तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि देखो सिविल सर्वेंट्स अगर फास्ट डिसीजन नहीं लेंगे, बोल्ड डिसीजन नहीं लेंगे तो प्रोजेक्ट रुक जाएंगे तो असर किस पे पड़ेगा? इकोनॉमी में पड़ेगा। फिर चौथा देखो, और जब ऑनेस्ट ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी चलती है तो उसकी रेपुटेशन भी तो डैमेज होती है ना, मनोबल डाउन होता है, सारे ऑनेस्ट ऑफिसर्स का मनोबल डाउन होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रस्ट है वो भी कम हो जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। सॉल्यूशन क्या है?
सॉल्यूशन देखो ये है, लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ऑनेस्ट ऑफिसर्स को, लॉ में ऑनेस्ट ऑफिसर्स को बचाने का प्रोविजन होना चाहिए। फिर देखो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब पॉलिसीज क्लियर होनी चाहिए ताकि वेग गाइडलाइंस ना हो, ताकि बाद में ऑफिसर्स को ब्लेम ना किया जा सके। फिर क्या है, रिटर्न ऑर्डर लेने चाहिए ऑफिसर्स को। अगर ऑर्डर देखो रिटर्न है तो बाद में ऑफिसर्स के लिए बैकअप बन जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, आईएएस एसोसिएशंस, आईपीएस एसोसिएशंस, इनका भी रोल इंपॉर्टेंट होता है, इनको एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। और बाद में देखो पॉलिटिसाइजेशन जो होता है ब्यूरोक्रेसी का, वो नहीं होना चाहिए। जैसे कई ऑफिसर्स हर 6 महीने में ट्रांसफर हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं आया। नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। अगर देखो गलती हुई भी है तो पहले डिपार्टमेंट खुद गलती फाइंड आउट करे, बाद में जो एक्सटर्नल इंक्वायरी है वो हो। पहले इंटरनल ओवरसाइट का मैकेनिज्म होना चाहिए। जुडिशरी को भी सेंसिटिव होना चाहिए, कोर्ट्स को डिफ्रेंशिएट करना होगा क्या करप्शन है और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एरर है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। कंक्लूजन में देखो ये बोला जा सकता है, देश का भविष्य देखो सिविल सर्विसेज पर डिपेंड करता है। अगर ऑनेस्ट ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो फिर देखो अच्छे लोग तो आएंगे ही नहीं ना सिविल सर्विसेज में। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, लास्ट में रिवाइज अगर करें तो एजुकेशन रेगुलेटर वाला अच्छा आर्टिकल था। हमारे देश में ना इनपुट है स्कूल्स में, आउटपुट नहीं है, आउटकम, लर्निंग आउटकम होनी चाहिए। तो SSSA नाम की एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो स्कूल्स को रेटिंग दे, लर्निंग आउटकम एसेस करे अलग अलग स्कूल्स में। लेकिन ये अथॉरिटी काम करेगी तो साथ के साथ फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिया जाए, मतलब जिस स्कूल को रेटिंग अच्छी मिले फिर वहाँ पे पैसा भी मिले, ग्रांट भी मिले। कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे SSSA ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। कुछ इसका प्रोविजन ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किया गया है, बट कुछ स्टेट्स ने क्या किया, पुरानी एग्जिस्टिंग बॉडीज़ को ही SSSA बना दिया, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का अड्डा बन गया। इंडिपेंडेंट होकर बॉडी काम नहीं कर रही है तो उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं सामने आया है। फिर ये डिजिटल इन्फ्लुएंस वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि आजकल ना ऑनलाइन कंटेंट से लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बट दिक्कत ये है कि बिना क्वालिफिकेशन के हर कोई इन्फ्लुएंसर बन के बैठा है। जिसके भी 10,000 सब्सक्राइबर बन गए वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलने लगता है, लोग भी ट्रस्ट कर लेते हैं। डी इन्फ्लुएंस भी आजकल काफ़ी ट्रेंड में आ गया है, जानबूझ के नेगेटिव टाइटल और थंबनेल के साथ में वीडियो पोस्ट करना। अब सुनने में अच्छा लगता है कि इन्फ्लुएंसर जो है वो एजुकेट करना चाहता है जनता को, लेकिन उनकी वीडियोस में कई बार कोई प्रूफ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो सामने वाले की जो डिफेमेशन हो जाता है, ये रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। सेबी ने भी कुछ फिनफ्लुएंसर के खिलाफ एक्शन लिया है। आर्टिकल 19 वैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रोविज़न देता है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19 सेक्शन 2 कुछ बताता है, जैसे मोरालिटी ख़राब नहीं हो सकती, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, डिफेमेशन नहीं किया जा सकता, तो कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। तो क्या होना चाहिए, YT जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स, इनको भी एक्शन लेना चाहिए और कंज्यूमर्स को देखना चाहिए कौन बोल रहा है, और सरकार को भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए।